बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कराची बड़ी उमंगें लेकर आई थी। जिंदगी में पहली बार तन्हा सफर कर रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा जो अपने घर की चारदीवारी से निकलकर आज़ाद फिजा में सांस ले सकूंगी। ये और बात है कि आज भी मैं मुकम्मल पर्दे में थी। सर से पांव तक खुद को अच्छी तरह ढांप कर रखा हुआ था। और मैं ऐसा करती भी क्यों ना। मैं मौलवी की बेटी हूँ। उम्र भर अपनी वालदा को पर्दा करते देखा, अब्बू को मस्जिद के मेंबर से पर्दे की फजीलत पढ़ते देखा। खैर, आज ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं खुद मुख्तार हूँ। हर चीज़ मेरी पहुंच में थी। कराची आने वाला था। तभी एक निम्को फरोश ट्रेन में दाखिल हो गया। मैं जल्दी से अपनी सीट से उठी और उसकी जानिब पैसे बढ़ा दिए। उसने निम्को दी तो मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गई। तभी मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी थी। वो बड़ी हसरत से मुझे देख रहा था। हम दोनों की नज़रें मिली तो उसने मेरे सामने हाथ फैला दिया। मेरे पास उस वक्त महज 50 रुपये थे जो मैंने उसे थमा दिए थे। उसके बाद मैंने चचा को कॉल करके कहा था कि आप रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएं, हमारी ट्रेन रुकने ही वाली है। चचा ने हामी भर ली थी। ट्रेन रुकी तो मैं बाहर आ गई। मैं अपना मुख्तसर सा सामान उठाकर बाहर आ रही थी, जब वो फकीर जिसे मैंने ट्रेन में पैसे दिए थे वो मेरी जानिब बढ़ा था। उसने जल्दी से मेरे हाथों से सामान थाम लिया था, जबकि मैंने उसके हाथ से अपना सामान झपटने की कोशिश की थी। ये भला कैसे मुमकिन था कि मैं एक फकीर को अपना सामान उठाने की इजाज़त दे देती। वो मेरा सामान लेकर भाग जाता तो मैं क्या कर लेती। मेरी इस हरकत को देखकर वो महजूज हुआ और हंसकर अपने मैले कुचैले बालों में हाथ फेर कर बोला, आपका सामान बहिफाजत वहां पहुंचा दूंगा जहां आप कहेंगी। मैंने नफी में सर हिला दिया। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, मुझे चचा की आवाज़ सुनाई दी थी। वो कहने लगे, ज़ैनब बेटी। मैं उनकी तरफ मुतवज्जा हुई तो वो जल्दी से हमारे जाने बढ़ाए थे। उन्होंने फ़कीर को झटक दिया और बोला, ये नई बदमाशी है तुम लोगों की। अगर कोई पैसे नहीं दे पाता तो तुम लोग सामान छीनने लगते हो। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो हुजूम इकट्ठा कर लूंगा। फ़कीर चचा की बात सुनकर डर गया और कुछ कहे बिना ही वहां से चला गया था। मैंने सर झटक दिया और चचा को ये नहीं बताया कि वो फ़कीर मेरी मदद करने के लिए आया था। खैर, चचा मुझसे सफ़र के मुतालिक पूछने लगे थे। मैं बोली, मेरा सफ़र बहुत आरामदेह गुजरा है, आप बिल्कुल बेफिक्र न करें। कराची की फ़िज़ा मुझे बहुत दिलकश लगी थी। मैं चचा के साथ उनके घर पहुंची तो उनके छोटे से खूबसूरत घर को मैंने बहुत गौर से देखा था। चची भी कमरे से निकल आई थी। वो मुझे देखकर बोली, आ जाओ, तुम अकेली क्यों आई हो? अपने बाप और माँ को भी ले आना था। मैं मुस्कुराकर आगे बढ़ी और सलाम करके बोली, चची बस मेरी तो मजबूरी थी, इसी वजह से आ गई थी। मगर अब्बू मस्जिद को छोड़कर नहीं आ सकते थे। चची के माथे पर बल गहरे हो गए थे। वो कहने लगी, तो पड़ोस से किसी को उठाकर ले आना था। तुम देखती नहीं हो तुम्हारे चचा का कितना वसी दस्तरखान लगा है। बहुत कमाया इन्होंने उम्र भर। यही तो वक्त है मेहनत की कमाई को लोगों पर लुटाने का। मैं तो चची की बात सुनकर दंग रह गई थी। मुझे अब समझ में आया कि वो मेरी आमद पर खुश नहीं हुई, बल्कि मुझ पर तंज कर रही थी। चचा जल्दी से बोले, आ जाओ बेटी, यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। चचा मुझे अपने साथ कमरे में ले गए और बोले, बेटी अपनी चची की बातों का बुरा मत मानना। ये जबान की तो कड़वी है, मगर दिल की बहुत अच्छी है। मैं मुस्कुरा दी और बोली, आप फिक्र न करें, मेरी अम्मी भी मुझे डांट दिया करती थी, और इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है भला। फिर चचा बोले, तुम मुंह हाथ धोकर बाहर आ जाओ और खाना खा लो। मैं ज़ैनब मजीद हूँ, सिंध के एक छोटे से इलाके में रहती हूँ। अब्बू इमाम मस्जिद हैं, जबकि अम्मी पूरे मोहल्ले की उस्तानी जी है। बच्चे अम्मी से कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। अब्बू इमाम मस्जिद है, जिसकी वजह से वो कोई और मुलाजमत न कर सके। जितना मिल गया उसी में सब्र शुक्र करके हमने ज़िंदगी गुजार दी। हम 3 बहनें हैं। अम्मी ने 1-2 बार अब्बू से इस्तफसार किया था कि आपको बेटी की ख्वाहिश नहीं होती क्या? अब्बू मुस्कुरा कर कहने लगे, मैं अपनी बेटियों की जानिब देखता हूँ तो मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दी गई जन्नत की बशारत याद आ जाती है। फिर खुद ही बताओ, मैंने बेटे का क्या करना है? मुझे तो बेटियां ही बहुत अजीज़ हैं। बस तुम मेरी बेटियों की तरबियत बहुत अच्छे तरीके से करना। देख लेना कहीं हमसे कोई कोताही ना हो जाए, और जन्नत में जाने के बजाय हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में गुनहगार न बच जाए। हमें घर में बहुत इज्जत दी जाती थी। ऐसा बर्ताव किया जाता था जैसे हम तीनों बहनें बहुत खास हों। ये मोहब्बत और उनसियत देखकर हमारे दिल में मोहब्बत रच बस गई थी। इसीलिए हमने हमेशा अपने वालिदैन की सहूलत को देखा था। चादर देखकर ही पांव फैलाए थे। हम जवान थी। अपने आसपास की लड़कियों को देखकर दिल में बड़ी उमंगें पैदा होती थी, मगर हम उन्हें कुचल दिया करती थी। वालिदैन की सहूलत ही हमारे लिए सब कुछ थी। खैर, मुझे तालीम हासिल करने का बहुत शौक था। एफए तक तो रेगुलर तालीम हासिल की, मगर फिर घर के हालात देखकर मैंने बीए प्राइवेट करने का फैसला कर लिया था। मैंने अपना दाखिला एक दुकानदार के जरिए भिजवा दिया था और खुद जी जान लगाकर मेहनत की तैयारी करने लगी थी। न जाने दुकानदार से क्या गलती हुई कि उसने मेरा दाखिला कराची की तरफ से भेज दिया। मेरे साथ की तमाम लड़कियां तो सिंध में ही पेपर्स दे रही थी, जबकि मुझे कराची जाना था। ये बात सुनकर तो मेरे अरमानों पर पानी फिर गया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी, क्योंकि कराची जाने की कोई सूरत मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। अब्बू को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख दिया और बोला, बेटी तालीम हासिल करना तो बहुत अच्छी बात है, तुम दिल में बुरा ख्याल मत लाओ। मैं तुम्हें कराची भेजने के इंतजाम कर देता हूँ। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। अब्बू ने उम्र भर हमें घर से निकलने नहीं दिया था। वो हमेशा यही कहते थे कि बेटियों का बाप हूँ,
डर लगता है कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। अब्बू ने मेरे सामने ही चचा को कॉल की थी। उन्होंने कहा कि मैं खुद कराची आकर जैनब बेटी को ले जाऊंगा, मगर अब्बू ने कहा कि आपको जहमत नहीं देना चाहता, मैं खुद छोड़ाऊंगा अपनी बेटी को। फिर यूं हुआ कि जिस दिन हमारी ट्रेन की टिकट थी, मोहल्ले में एक बुजुर्ग इंतकाल कर गए थे। उन्होंने वसीयत की थी कि मेरा जनाजा इमाम मस्जिद ही पढ़ाएं। अब्बू बहुत परेशान हो गए थे कि अब क्या किया जाए। मस्जिद इंतजार भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इस तरह तो मेरा एक पेपर निकल जाता। अब्बू ने अल्लाह का नाम लिया और मुझे ढेरों नसीहतें करके तन्हा ही सफर पर रवाना कर दिया था। मैं मुंह हाथ धोकर बाहर आ गई और खाना खाने बैठ गई थी। चची ने पतली सी दाल बनाई थी, जिसमें नमक मिर्च ना होने के बराबर था। घर में खाने के मुतालिक सबसे ज्यादा नखरे मेरे ही होते थे, मगर आज कुछ भी कहे बिना खाना खाकर उठ गई थी। मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसीलिए मैं सो गई। शाम देर से उठी थी। बाहर निकली तो चची खाना बनाने में मसरूफ थी, जबकि चचा घर में कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई तो चची बोली, जैनब देखो तो कौन है। मैं तो आज तक कभी दरवाजे पर गई नहीं थी, इसीलिए मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर चची से इस मुतालिक कुछ नहीं कह सकती थी। इसलिए मैंने अपने दुपट्टे से ही नकाब कर लिया और दरवाजा खोला तो ये देखकर दंग रह गई थी कि सामने तो ट्रेन वाला ही फकीर खड़ा था। दरवाजा खोला तो उसने अपना कासा आगे बढ़ा दिया था। मैं बेइंतहा खौफजदा हो चुकी थी कि क्या ये फकीर यहाँ भी मेरे पीछे आ गया है, मगर थोड़ी देर में मुझे अंदाजा हो गया था कि वो फकीर इस बात से नावाकिफ था कि आज ही हमारी मुलाकात हुई है। वो मुझे पहचान नहीं पाया था। इतनी ही देर में चची भी दरवाजे पर आ गई थी। उन्होंने फकीर को देखा तो गुस्से से बोली, तुम्हें भीख मांगते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? तुम जवान जहान हो, हट्टे कट्टे हो, फिर भी हाथ फैला रहे हो। मैं तो कहती हूँ कि तुम जैसे लड़कों के तो हाथ ही काट देने चाहिए। इतना कहकर चची ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया था। मुझे चची की बातों पर हंसी आ गई थी। वो ठीक ही कह रही थी। इस तरह के जवान फकीरों को पैसे नहीं देने चाहिए, जबकि मेरी अम्मी की सोच उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो अक्सर कहा करती थी कि उसको भी देना चाहिए जो मुस्तहिक है, और उसको भी देना चाहिए जो मुस्तहिक नहीं है। इसी तरह अल्लाह हमें वो भी देगा जिसके हम हकदार हैं, और वो भी देगा जिसके हम हकदार नहीं हैं। मुझे मुस्कुराता हुआ देखकर चची के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, घर में अपनी वालदा का हाथ बटाया करती थी, या सारा दिन इसी तरह पड़ी पड़ी अपनी नींदें ही पूरी करती रहती थी तुम? मैं गड़बड़ा गई और बोली, जी घर में काम किया करती थी। तो चची कहने लगी, अच्छा तुम रोटी बना लेना, मैं तो हांडिया बनाकर ही थक गई हूँ। मैंने इस बात में सर हिला दिया और फिर रोटी बनाकर सबको खाना खिलाकर बर्तन भी मैंने ही धोए थे और किचन भी मुझे ही साफ करना पड़ा था। उसके बाद मैं सारी रात जागकर अपने इम्तिहानात की तैयारी करती रही थी। अगले दिन पेपर था। अल्लाह का शुक्र था कि अच्छा हो गया था। 2 दिन के वक्फे से मेरे इम्तिहानात हो रहे थे। मैं चाहती थी कि ये सिलसिला जल्द अज जल्द खत्म हो ताकि मैं वापस अपने घर जा सकूं। हाँ, ये ठीक है कि मुझे अपने घर की याद आ रही थी, लेकिन अगर मुझे महीना भर भी कराची में रुकना पड़ता तो मैं रुक सकती थी। बात बस ये थी कि मुझे चची का रवैया अच्छा नहीं लगता था। दिल में यही ख्याल आता था कि न जाने वो किस तरह मुझे बर्दाश्त कर रही हैं। हालांकि मैंने इम्तिहानात की तैयारी के साथ साथ चची का घर भी संभाल लिया था। मैं जब से आई थी चची ने कामकाज से हाथ खींच लिया था। चची की खुद की कोई बेटी नहीं थी। उनके 2 बेटे थे। एक लाहौर में होता था और दूसरा दुबई में। दोनों अच्छा खासा कमा रहे थे, मगर चची के लबों पर हर वक्त गुर्बत का रोना होता था। न जाने उनकी फितरत ही ऐसी थी या वो जानबूझकर मुझे बातें सुनाया करती थी। आज मेरी छुट्टी थी, कल मेरा पेपर था। ये काफी मुश्किल सब्जेक्ट था, मगर चची को किसी बात की परवाह नहीं थी। वो पड़ोस में गई हुई थी और जाते हुए मुझसे ये कह गई थी कि तुम हंडिया बना लेना। हंडिया के साथ साथ मैंने रोटी भी बनाना शुरू कर दी थी ताकि फिर आराम से बैठकर अपना पढ़ सकती। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैं जल्दी से दरवाजे की जानिब बढ़ी थी कि शायद चची आ गई हूँ, मगर ये देखकर तो मैं दंग रह गई थी कि ये वही फकीर था जो मुझे ट्रेन में मिला था। मुझे बहुत गौर से देख रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो आज चेहरा ढका ही नहीं। मैं जल्दी से पीछे मुड़ी तो वो फकीर कहने लगा, 2 दिन से भूखा हूँ, अल्लाह के वास्ते कुछ खाने को दे दो। मैं बोली, ठीक है, तुम यहीं खड़े हो जाओ, मैं खाना ला देती हूँ। मैंने एक डब्बे में सालन डाला और साथ ही 2 रोटियां भी रख दी। मुझे चची के आने का बहुत डर था, इसलिए चाहती थी कि फकीर जल्दी जल्दी खाना ले और यहाँ से चला जाए। इसीलिए दरवाजे पर आकर बोली, अब तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी बुरी किस्मत, तभी वहाँ चची आ गई थी। उन्होंने मुझे देख लिया था कि मैंने फकीर को खाना दिया है। चची मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूर रही थी। कहने लगी, तुम हातिम ताई की औलाद हो ना, जो यूं मेरे बच्चों का कमाया हुआ उड़ा रही हो? मैं बहुत शर्मिंदा हो गई थी। चची कहने लगी थी, अभी तुम्हें कराची आए हुए जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, तुमने तो अपने चेहरे से निकाब भी उतार फेंक दिया है। लड़की, अपने कदमों को संभाल कर रखो। कल कला को कोई ऊंच नीच हो गई तो लोग मुझे ही कसूरवार समझेंगे और कहेंगे कि चची के घर जाकर लड़की के पर पुर्जे निकल आए हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे उनका तर्ज तखातुब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। आज मैं बोल ही पड़ी थी कि आपको बिला वजह मेरी तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत बहुत अच्छे तरीके से की है। इसी तरबियत के बायस मैंने फकीर को खाना दिया है। देने वाला हाथ हमेशा बुलंद ही रहता है। चची कहने लगी, अच्छा बस करो आप। सदका भी वही कबूल होता है जो इंसान अपने रिस्क से देता है। मैं चुप कर गई थी। मेरा दिल बहुत उदास हो गया था। अब तो मेरा पढ़ने को भी दिल नहीं कर रहा था। यूं ही रात हो गई। मैं अभी तक जाग रही थी जब मुझे बाहर सहन से चचा और चची के बोलने की आवाज़ सुनाई दी थी। चची कह रही थी,
ये लड़की ज़ैनब कब तक यहाँ रहेगी? चचा कहने लगे। क्या हो गया है? चली जाएगी। मेरे सगे भाई की बेटी है, ये उसके चचा का घर है, वो जब तक यहाँ रुकना चाहे रुक सकती है। चची कहने लगी। वो तो ठीक है, मगर ये तो बताओ कि आज तक तुम्हारे भाई ने और उसके बच्चों ने गुर्बत के सिवा देखा ही क्या है? महीने का कितना मिल जाता होगा इसके बाप को? वो जब से यहाँ आई है मेरे दिल में बड़ा शक रहने लगा है। ज़ैनब हर चीज़ को बड़े गौर से देखती है। मुझे तो यही लगता है कि उसकी नज़र मेरे घर के रिस्क को खा जाएगी। चची की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो शायद मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव इसीलिए कर रही थी कि मैं गरीब बाप की बेटी हूँ। सगे रिश्ते भी किस तरह से रंग बदल लेते हैं। मैंने सारी जिंदगी कभी गुर्बत को मायूब चीज़ नहीं समझा था, हमेशा सब्र शुक्र किया था। मगर अब मुझे एहसास हुआ था कि इंसान की इज्जत इसी में है कि वो अमीर बाप की औलाद हो, उसके पास पैसे की रेल पेल हो। मैंने सोच लिया था कि वापस जाकर अब्बू से कहूंगी कि मुझे जॉब करने की इजाज़त दे दें। मैं इतना पैसा कमाना चाहती थी कि चची जैसे रिश्तेदार ही हम पर रश करते फिरे। खैर, जैसे तैसे मेरे इम्तहानात खत्म हो गए तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। उसी शाम चचा से रुख्सत मांगी थी। चचा ने साफ साफ इनकार कर दिया था और कहने लगे कि मैं तुम्हें अभी पूरा कराची दिखाऊंगा, फिर तुम्हें जाने की इजाज़त दूंगा। मैं मुस्कुरा दी और बोली, आपने मेरे लिए जितना किया है मैं उसी को नहीं भूल सकूंगी, बस आप मुझे जाने की इजाज़त दे दें। मैं अपने वालिदैन को बहुत याद कर रही हूँ। चचा मेरे साथ जाना चाहते थे, मगर मैंने उनसे कह दिया कि इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी। और यूं मैं रात की ट्रेन में बैठकर वापसी के सफ़र पर रवाना हो गई थी। मेरे दिल पर बहुत बोझ था। मैं कितनी खुशी से कराची आई थी, मगर चची के रवैये ने मेरे इस मुख्तसर से क़याम को मेरे लिए बहुत अज़ियतनाक बना दिया था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं पैसा कमाकर अपने वालिदैन को दुनिया वालों की नज़रों में मोतबर बनाना है। मगर परेशानी की बात तो ये थी कि मेरे पास पैसे कहाँ से आने थे। मेरी तालीम भी वाजिब सी थी, तो मैंने सोच लिया कि मैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स करूंगी, क्योंकि मेरे नज़दीक एक ऐसा काम था जिसके ज़रिए मैं कम वक्त में ज़्यादा पैसे कमा सकती थी। मैं सर झुकाकर बैठी हुई थी, तभी मुझे अपनी सीट के नीचे एक स्याह बैग नजर आया था। मैं हैरान थी कि ये बैग कहाँ से आया होगा, क्योंकि मेरे साथ कोई भी सवारी नहीं बैठी हुई थी। मेरे इर्द गिर्द की सारी सीटें खाली थी। मैंने सोचा कि आखिर इस बैग में क्या हो सकता है, और इसी सोच में मैंने थोड़ा सा बैग खोल कर देखा तो जान निकल गई, क्योंकि ये बैग तो सारा का सारा पैसों से भरा हुआ था। मेरी आंखें चकाचौंध हो गई थी। मुझे बैठे बिठाए इतना ज्यादा पैसा मिल गया था। मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा था। तभी मेरी नज़र उस बैग के सामने पड़े एक खत पर पड़ी थी। मैंने वो खत उठाकर बैग में रख दिया था। अगर मेरे स्टॉप तक कोई आकर अपना बैग ले गया तो ठीक, नहीं तो मैं इस बैग को अपने साथ ले जाऊंगी, और खत का क्या है, घर जाकर पढ़ लूंगी। मैं मौलवी की बेटी थी। दिल में ये ख्याल आया कि फौरन टीटी को बुलाकर इस बैग के मुतालिक बता दूं, मगर फिर सोचने लगी कि कोई अपनी इतनी बड़ी रकम छोड़कर यूं ही भूल तो नहीं सकता ना। जिसको पैसों की ज़रूरत होगी वो आकर अपना बैग ले जाएगा। मगर कोई भी उस बैग को लेने न आया, यहाँ तक कि मेरा सफ़र ख़त्म हो गया था। मैं उस पैसों से लदे हुए बैग को अपने साथ ले आई थी। मैंने अब्बू को पहले से ही इन्फॉर्म कर रखा था। वो मुझे लेने के लिए स्टेशन पर आए हुए थे, और यूं सुबह सवेरे हम घर पहुंच चुके थे। हमारे घर में सभी बेदार थे। मैंने पैसों वाला बैग अपने बेड के नीचे छुपा कर रख दिया था, और फिर अपनी बहनों के साथ बातों में मशगूल हो गई थी। मेरी बहनें मुझसे गिला कर रही थी कि तुम हमारे लिए कुछ लेकर क्यों नहीं आई। मैं हंसकर बोली, तुम लोग मुझे चंद घड़ियों के लिए आराम करने दो, फिर तुम्हें वो सब दिखाऊंगी जो मैं लेकर आई हूँ। अम्मी ने मुझे नाश्ता बना कर दिया, फिर मुझसे कहने लगी कि अब तुम जाकर सो जाओ, नहीं तो थकावट की वजह से बुखार हो जाएगा। मैं सारी रात की जागी हुई थी, इसीलिए बेड पर लेटते ही सो गई थी। मेरी जब आंख खुली तो शाम का अंधेरा हर सू फैल चुका था। मैं आंखें मसलती हुई उठ बैठी थी, और तब मुझे उस बैग का और ख़त का ख्याल आया था। मेरे जिस्म में एकदम से फुर्ती आ गई थी। मैंने बैग की जेब से ख़त निकाला और पढ़ने लगी थी, और ये पढ़कर तो जान ही निकल गई, क्योंकि उस पर लिखा हुआ था, ऐ जाने जहां, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस वक्त पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए मैंने ये पैसे तुम्हारी सीट के नीचे रखवा दिए हैं। ये पैसे तुम्हारी कीमत है। मैं ये ख़त पढ़कर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। अनजाने में मैं तो अपने साथ सांप और बिच्छू ले आई थी। मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था। अगर कोई शख्स मुझसे अपनी कीमत वसूल करने आ गया तो मैं क्या करूंगी। फिर मैंने सोचा कि ये बैग मेरे लिए तो रखा नहीं गया था, क्योंकि मैं तो मौलवी की बेटी हूँ। मेरी आज तक न तो किसी लड़के के साथ कोई दोस्ती थी, और न ही कोई ऐसा रिश्ता था जिसकी बिना पर कोई मुझे इतनी बड़ी रकम दी जाती। शायद उस लड़के को कोई गलतफहमी हो गई होगी जो मेरी सीट के नीचे पैसे रख गया था। मैंने सर झटक दिया और सोचा कि मुझे अपनी खुशियों को यूं ही गारत नहीं करना चाहिए। मैं उठकर बाहर आ गई और अपनी अम्मी और बहनों का हाथ थामकर उन्हें अपने कमरे में ले आई थी। मैंने उनसे कहा कि मैं आज आपको एक सरप्राइज देने वाली हूँ, अपने दिल थाम ले। मैंने पैसों से भरा बैग बेड के नीचे से निकाला और उनके सामने रख दिया था। मेरी बहनों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, और अम्मी कड़े तेवरों से मुझे देखने लगी थी और बोली, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं। मैंने खत वाला किस्सा गोल कर दिया था और बोली, अम्मी मुझे ट्रेन से ये बैग मिला। मैंने सबसे पूछा। टीटी ने भी एक एक मुसाफिर से इस बैग के मुतालिक पूछा था, लेकिन ये बैग किसी का नहीं था, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। अम्मी कहने लगी, मैं तुम्हारे अब्बू से पूछूंगी कि क्या हम इस तरह ये पैसे रख सकते हैं या नहीं। अगर वो इजाज़त देंगे तो रख लेंगे, नहीं तो फिर लोगों में तकसीम कर देंगे। मैं बोली, चलो ठीक है,
यूं ही रात गुजर गई थी। रात के 11 बजे हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अब्बू नींद से बेदार हो गए थे। उन्होंने दरवाजा खोला तो 5 आदमी हमारे घर में दाखिल हो गए थे। अब्बू बहुत घबरा गए और बोले, ये सब क्या हो रहा है? आप मेरे घर में यूं बिला इजाजत दाखिल नहीं हो सकते। हम सब भी जाग गए थे। मैंने कमरे की खिड़की देखी तो जान निकल गई, क्योंकि उनमें से एक शख्स वो फकीर था। फकीर कहने लगा, इमाम साहब, मैंने आपकी बेटी को निकाह के लिए बहुत भारी रकम दी है। मैं अब उससे निकाह कराने आया हूँ। अब्बू गुस्से से बोले, बकवास बंद करो अपनी। मेरी कोई बेटी ऐसी नहीं है जिसका किसी लड़के से कोई ताल्लुक हो या फिर उसने किसी से पैसे लिए हो। तब अम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी जानिब खींचा था और मेरे मुंह पर जोर से थप्पड़ दे मारा था और कहने लगी, अपने बाप की इज्जत नीलाम कराई हो, बेशर्म बेहया। इतनी देर में वो फकीर कहने लगा, जल्दी करें, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। अब्बू बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और फिर उस फकीर ने जबरदस्ती ही मुझसे निकाह कर लिया और मुझे अपने साथ ले गया था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुझे उस फकीर से बहुत ज्यादा नफरत हो गई थी। वो मुझे एक बहुत ही पुरतायुश घर में ले आया था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर बोला, आज मैंने तुम्हें हासिल कर लिया है। मैं दुनिया का सबसे ज्यादा खुशनसीब इंसान हूँ जिसे उसकी मोहब्बत मिल गई है। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, मैं लानत भेजती हूँ तुम्हारी इस मोहब्बत पर और तुम पर। तुम एक घटिया तरीन इंसान हो। तुमने मुझे मेरे वालिदैन की नजरों में रुस्वा कर दिया। वो क्या कहेंगे कि मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक था? क्या दुनिया जहां में एक फकीर ही रह गया था जिसके साथ मैं ताल्लुक रखती? फकीर ने मेरा हाथ थाम लिया और बोला, ज़ैनब, गुस्सा मत करो, मेरी बात सुन लो। मैंने तुम्हें पहली बार ट्रेन में देखा था। तुम अकेली थी, मगर बहुत ही बाहया सी लड़की थी। लड़कियां तो अपने घर की चारदीवारी से निकलते ही अपने नकाब पलट देती हैं, मगर तुम मुझे बहुत अलग सी लगी थी। तुम्हारी नजरें झुकी हुई थी, एक रोब था तुम्हारे अंदर। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा। मैंने तुम्हारे मुतालिक मालूमात हासिल की तो पता चला कि तुम अपने चचा के घर रहने आई हो। इसीलिए मैं बहाने से भीख मांगने आया करता था। मैं फकीर नहीं हूँ, मैं एक जासूस हूँ। आजकल मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, इसीलिए मुझे और मेरे चंद साथियों को मुल्क में इंतशार फैलाने वाले लोगों को बेनकाब करने का टास्क दिया गया है। मैं फकीर बनकर लोगों पर नजर रखता हूँ। वो पैसे भी मैंने तुम्हें इसीलिए दिए थे क्योंकि मैंने उस बैग में एक चिप डालकर रखी थी जिससे मुझे तुम्हारी लोकेशन मालूम हो गई। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, इसीलिए तुम्हें हासिल करने के लिए ये सब किया। मैं बोली, मुझे इस किस्म की मोहब्बत का क्या फायदा जिसने मुझे मेरे वालिदैन की निगाहों में ही रुस्वा कर दिया। मेरे शौहर का नाम फरहान था। वो बोला, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे वालिदैन का दिल तुम्हारी तरफ से साफ कर दूंगा। फिर अगले ही सुबह फरहान मुझे मेरे वालिदैन के घर ले आया था। उसने अपनी मजबूरी बता दी थी, जिसकी वजह से उसने यूं रात गए घर में आकर निकाह पढ़ाया था। अब्बू बोले, ठीक है, तुम मुल्क के खातिर काम कर रहे हो, ये नेकी का काम है, बल्कि इस्लाम में तो ये एक जिहाद है। मगर बेटा, मुझे तुम्हारा ये तरीका पसंद नहीं आया था। फरहान कहने लगा, जब तक मैं अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर सका तब तक मैं अवाम उन्नास में नहीं आ सकता। मैं आज अपनी बीवी को अमानत के तौर पर आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। मैं कुछ माह बाद आकर अपनी बीवी को पूरे प्रोटोकॉल के साथ ब्याह कर ले जाऊंगा। अब्बू ने फरहान की बात मान ली थी और यूं मैं निकाह के बाद अपने वालिदैन के घर पूरे 3 माह के लिए रही थी। इस दौरान फरहान मुझे हर रोज फोन किया करता था। मुझे भी अपने शौहर से मोहब्बत हो गई थी। उसने वालिदैन के घर होने के बावजूद मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा था। हर माह मेरे लिए अच्छा खासा खर्चा भिजवा दिया करता था। अल्लाह का शुक्र है कि फरहान और उसके साथी अपने मिशन में कामयाब हो गए थे। इसीलिए वो पिछले ही महीने अपने वालिदैन के साथ आकर शादी की तारीख मांग गया था। आज मेरी रुखसती है। मैं बेइंतहा खुश हूँ। मेरी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। मुझे सुकून इस बात का है कि मैं अपने वालिदैन की दुआओं के साए तले रुखसत होने लगी हूँ। उनके दिल में मेरे लिए किसी किस्म का कोई मलाल नहीं है, जबकि अब मैं भी अपने शौहर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है कि अब मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। मेरा शौहर एक अमीर तरीन बाप की औलाद है। मैंने सोच लिया था कि शादी के बाद एक बार चची के घर जरूर जाऊंगी और बहुत से तहाइफ लेकर जाऊंगी और देखूंगी कि उनका रवैया मेरे साथ इस बार कैसा होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।